Good morning, students. I think and hope that you will be fit and fine by the grace of God. As you know that the Gaya Guidance program has already been started, and now we have started the second phase, that is called crash course, especially for the 10th class, because as your final examination for the 10th is at hand and it is going to be held in the middle of February. For this purpose, I am an English teacher of Ramchandra Singh Banwali Baba schools. For this purpose of your keeping in mind your view of your examination, I have already brought for you some important questions which is going to be dictated by me for you. First of all, I want you to say regarding this examination. कहने का तात्पर्य ये है कि चूँकि अभी दूसरे महीने में यानी फरवरी मध्य में आप लोगों का बिहार माध्यमिक परीक्षाएं वार्षिक शुरू होने जा रही है, जिसके लिए गया गाइडेंस प्रोग्राम के अंतर्गत सेकंड फेज़ जो क्रैश कोर्स के नाम से है वो शुरू की गई है। अब परीक्षा में किस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे, कौन कौन प्रकार के क्वेश्चन आएंगे, वो सब के बारे में यहाँ हम बता रहे हैं। जो यहाँ सामने लिखा हुआ है, जैसे बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा आयोजित 2022 दशम वर्ग की वार्षिक माध्यमिक परीक्षा मानव संसाधन विभाग एवं इसमें अंग्रेजी इंग्लिश विषय के प्रश्न पत्र दो खंडों में ए तथा बी में बांटे होंगे। वो जो प्रश्न पत्र जो होगा वो दो खंडों में यानी कि विभाजित होंगे। सेक्शन ए में 50 अंकों का उत्तर देना होगा। इनमें से किन्हीं 50 प्रश्नों का उत्तर देना होगा। प्रत्येक के लिए 1 अंक निर्धारित है। वो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होंगे जो OMR से यानी किए जाते हैं। उसमें 100 क्वेश्चन होंगे, मगर सिर्फ आप लोगों को 50 ही प्रश्न चुनने होंगे। जो प्रत्येक प्रश्न का प्रमाण जो होगा वो 1 नंबर का होगा, 1 नंबर का होगा। इस तरह अगर 50 सही करते हैं तो 50 में 50 मिलेगा। अब उसमें क्या करना है, प्रत्येक निर्धारित करने के इनका OMR शीट पर करना होगा। और वो जो करना होगा वो जो कॉपी मिलेगा लिखने के लिए उसमें नहीं करना होगा, बल्कि उसको OMR जो शीट पेपर मिलेगा उसको आपको पेन से यानी कि गोलाकार बनाना होगा OMR पर। इस पर ख़ास ध्यान दें और इनका उत्तर करना होगा। सेक्शन बी में विषय निष्ठ प्रश्न 50 अंक होंगे। मतलब है विषय निष्ठ। आप लोगों को जो किताब पढ़ना है पैनोरमा, उसमें 2 किताबें हैं, भाग 2 और भाग 3 करेंगे। एक सप्लीमेंट्री है और पैनोरमा जो भाग 1 जो मोटी किताबें हैं पुस्तकें, उसमें प्रोज सेक्शन भी है और पोएम भी है। और फिर है उसके बाद दूसरी किताबें सप्लीमेंट्री, जिसमें जनवरी नाइट और क्वालिटी ये सब हैं। वो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन उसमें से पूछे जाएंगे। अब मार्किंग का पैटर्न से जो है वो किस प्रकार है वो देख लें, इसमें आसानी होगी आप लोगों को। इसलिए कि इट इज़ वेरी एसेंशियल फॉर एवरी स्टूडेंट्स टू नो अबाउट द इंटायर प्रोग्राम ऑफ द क्वेश्चंस। What types of questions would be asked in the examination? It is very essential for the students to know. ये बहुत ज़रूरी है, आवश्यकता इस बात की कि जाने कैसे प्रकार। देखिए शायद किस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे।
सैद्धांतिक परीक्षा में पाठ, प्रश्नों का प्रकार, प्रश्नों की संख्या, उत्तर की संख्या, प्रश्नों का मान, अंक। ऑब्जेक्शन सेक्शन ए में है ऑब्जेक्टिव टाइप, वो 100 आएंगे। जो OMR में जो देना होगा उसमें क्वेश्चन जो आएंगे 100 आएंगे, 100 क्वेश्चन रहेंगे। अब जिसमें सिर्फ आपको 50 ही यानी कि क्वेश्चन को का उत्तर देना होगा OMR में, जो 50 है, उत्तर की संख्या 50 है। अच्छा, अब मार्क से देखिए प्रश्नों का मान क्या होगा, 50 × 1 मतलब क्या है कि एक यानी कि प्रत्येक क्वेश्चन का जो मान है वो एक ही है, समझे ना। एंड ईच क्वेश्चन फेचेज 1 मार्क ओनली इफ यू हैव ऑलरेडी corrected the answer 25, तो you will be entitled to get only 25 marks। यानी ये आपके ऊपर निर्भर, अगर आपके उत्तर सही हैं उस पर निर्धारित करता है। पूरा फुल मार्क हो गया 50, रहेंगे 100 क्वेश्चन मगर 50 ही चुनना आपको है। अगर आप 56, 60, 70 भी कर देंगे तो उसका कोई फ़ायदा आपको लाभ नहीं होगा, सब काट दिया जाएगा, सिर्फ 50 ले। अच्छा, अब आइए सेक्शन बी में डिस्क्रिप्टिव टाइप। तो डिस्क्रिप्टिव टाइप में वो जो क्वेश्चन जो आवेंगे वो जैसे गिल्लू से, जनवरी नाइट से, PS4 लिविंग से, वो सब क्वेश्चन रहेंगे, है ना। उसमें भी 2 प्रकार के क्वेश्चन होते हैं जिसको दर्शाया नहीं गया है मगर वो जानिए। एक होता है लघु क्वेश्चन यानी छोटे, और एक होते हैं दीर्घायु, मतलब है दीर्घ क्वेश्चन जो बड़े होते हैं, बड़े टाइप के। अब आइए 4 अनसीन पैसेजेस। अब उसमें पैसेज आएंगे 4 अनसीन। अनसीन के मीन से जिसको आपने नहीं देखा है, जैसे किसी किताब से या न्यूज़पेपर से वगैरह से लिया जाएगा। एक पैराग्राफ रहेगा और उसमें से कुछ क्वेश्चन यानी कि दिए रहेंगे, वो उसका उत्तर आपको देना होगा। उसे कहते हैं कम्प्रीहेंशन। ये बहुत ही ज़माने से आ रहा है, हम लोग भी जिस वक्त मैट्रिक दिया था उस वक्त भी कम्प्रीहेंशन आता था। कम्प्रीहेंस के माने होता है समझना, उसी से बन गया कम्प्रीहेंशन। यानी कि उसका यानी कि उद्देश्य ये है ताकि स्टूडेंट्स ये जान लें कि किस प्रकार क्वेश्चन का आंसर दिया जाता है, यही उद्देश्य में है ये। इसलिए कि बहुत से स्टूडेंट्स जो है वो नहीं जानते हैं कि किस प्रकार क्वेश्चन का आंसर दें, वो जो लिखा रहता है बुक में वही कोई उतार देता है, उद्देश्य यही है। तो वो उसमें अनसीन पैसेज जो रहेगा, जो आपका पढ़ा हुआ नहीं, हाँ पढ़ा हुआ भी रह सकता है, किसी किताब से भी दे देगा, न्यूज़पेपर के दे देगा। अब उसमें से वो क्वेश्चन रहेगा कॉम्प्रीहेंशन जैसे रहेगा 4 अनसीन पैसेजेस, 4 अनसीन पैसेजेस। अच्छा, उसका प्रश्नों की संख्या है 4 क्वेश्चन रहेंगे, अब प्रत्येक एक, और यहाँ उत्तर की संख्या 2 ही देना होगा। फिर 2 × 14 यानी कि मार्क होगा, यानी कि 7 क्वेश्चन रहेंगे और 2-2 नंबर का वो मार्क होगा जो अनसीन पैसेजेस रहेगा, यानी 7 दूना 14 यानी 14 मार्क्स हो गया। अच्छा, अब आइए टू अनसीन पोएम से, समझिए ना। अब फिर आएगा 2 अनसीन पोएम से, यानी जिस पोएम को आपने नहीं पढ़ा, वो किसी और किताब से यानी पुस्तक से लिया हुआ होगा, तो उसमें से पोएम होगा, उसका पैसेज होगा, कुछ स्टांजास, समझ गए। अब उसमें भी क्वेश्चन रहेंगे, जैसे 2 क्वेश्चन मतलब है उसमें भी। अब फिर एक का यानी कि ये रहेगा, मतलब है कि 6 क्वेश्चन 6 रहेंगे, अब प्रत्येक का 1 रहेगा मार्क, यानी कि 6 नंबर के यहाँ रहेगा। अब फिर आएगा पैराग्राफ 5 नंबर का, समझ गए। एक पैराग्राफ रहेगा किसी तरह, उसमें भी क्वेश्चन आपका रहेगा। नहीं, पैराग्राफ वो राइटिंग सेक्शन में है, समझिए ना। तो पैराग्राफ रहेगा 5 नंबर का, समझे। एक पैराग्राफ लिखना होगा, किसी भी जिस तरह से ऐसे लिखते हैं उसी प्रकार पैराग्राफ रहेगा। जैसे कि लाइब्रेरी हो गया, उसके बाद मॉर्निंग वॉक हो गया, समझे ना। ये सब पैराग्राफ का एक टाइटल रहेगा, उस पर आपको कुछ लाइन लिखना होगा, मगर एक ही पैराग्राफ में लिखना होगा। वो 5 नंबर का होगा और एक ही यानी कि पैराग्राफ चुनना, वहाँ 4-5 पैराग्राफ होंगे, समझ गए। और उसमें से एक चुन करके लिखना होगा जिसका नंबर है 5, समझिए ना, यानी 5 नंबर। अब आइए दूसरा है, ये सब आपको राइटिंग सेक्शन में ये सब आएगा। अब नोटिस है, रिपोर्ट है, एप्लीकेशन है, लेटर है, स्पीच है, मैसेज है, समझ गए।
तो उसमें यानी कि 6 क्वेश्चन यानी कि मतलब है 3 यानी कि ये लिख देना होगा, 3 ही ठोका यानी कि जवाब। अब सब का 5-5 नंबर होगा, 3 ठो लिखना होगा, या तो उसमें नोटिस आप लिखिए, रिपोर्ट लिखिए, एप्लीकेशन लिखिए, लेटर लिखिए, स्पीच लिखिए, मैसेज लिखिए, ये सब में से मगर 3 ठो उसमें करना होगा जिसका नंबर होगा 5-5 नंबर। तो 5 या 15 नंबर हो गया ये। अब आइए टेक्स्ट बुक से, अब आएगा आपका अपनी किताब जो पुस्तक है पैनोरमा, उसमें से क्वेश्चन आएगा, समझ गए। तो उसमें से 10 क्वेश्चन दिया रहेगा जिसमें से 5 ठो सिलेक्ट करना है, और फिर 5 गुना 10 ये सब हो गया। और फिर शॉर्ट आंसर भी क्वेश्चन होगा, सब मिला के वो बता दिया जा रहा है। एक छोटे क्वेश्चन भी होंगे, बड़े क्वेश्चन होंगे, टोटल यानी कि 10 मार्क होगा, इसलिए टोटल जब जोड़ेंगे हम तो 100 मार्क हो गया। ये इस तरह का तालिका बना दिया गया कि किस प्रकार क्वेश्चन आएंगे, अब कितने नंबर से वे विभाजित रहेंगे, वो सब के बारे में बता दिया गया है। अब हम आते हैं मेन मुख्य यानी कि पैनोरमा की एक बुक है, पुस्तक जो आप लोगों को पढ़ना है, निर्धारित है आपका सिलेबस में, पाठ्यक्रम में। वो है पहला यानी कि द पेस फॉर लिविंग। पेस मीन्स होता है रफ्तार, गति, और लिविंग माने ज़िंदगी गुजारने का, यानी ज़िंदगी गुजारने की जो गति है उसके बारे में है, ये टाइटल है। और इसके लिखने वाले हैं R.C. हचिनसन, राइटर हैं R.C. हचिनसन, और उन्होंने उसका यानी कि सारांश कुछ बता देते हैं, ये मैं समझ गया ना। R.C. हचिनसन हैं, वो एक राइटर हैं जिन्होंने एक ये लिखा है। वो बताते हैं कि आज जीवन के भाग दौड़ में सभी लोग जो है सो बहुत तेज़ी से कर रहा है, सबको देखिए तो भाग रहे हैं, एकदम काम में व्यस्त हैं, और इसका यानी कि दुष्प्रभाव पड़ता है उसके शरीर पर, उस पर ये करते हैं कि किस तरह से लोग यानी कि भाग दौड़ के जीवन में यानी कि अपने लगाए हुए हैं, और तेज़ गति से हर कुछ चल रहा है। जहाज़ ऐसा निकल गया है कि 1000 किलोमीटर जो है सो एक ही घंटा में आदमी गुजार देता है। और ये राइटर जो हैं ये स्लो थिंकर हैं, ये बताते हैं कि हम भाई उतने तेज़ तो यानी कि नहीं यानी कि दौड़ पाते हैं। आज के युवा जिस तरह से दौड़ रहे हैं, ज़िंदगी में भाग दौड़ कर रहे हैं, उतने तो हम नहीं आते हैं, हम तो धीमी गति, मंद गति के हैं। और ये बताते हैं कि मैंने एक डबलिन एक जगह है आयरिश, वहाँ मैंने एक प्ले देखा था जिसमें एक कॉर्न मर्चेंट को देखा था। कॉर्न मर्चेंट कहते हैं व्यापारी, कॉर्न मीन्स अनाज, यानी अनाज के व्यापारी को देखा था, और उसका भतीजा जो है उसे ठग रहा था। अब कॉर्न मर्चेंट बड़ा टेंशन में रहता था, और उसकी पत्नी के एक अलग यानी कि सोच था, एक अलग विचार था खर्च करने का भी। यानी छुट्टी के दिनों में उसकी पत्नी 10 पाउंड खर्चा करती थी। इंग्लैंड का यानी कि पैसे का यानी कि नाम है पाउंड, तो वो पाउंड में खर्चा करती थी, वो बताती है। और फिर बताती है कि वो आदमी बहुत परेशान और एंग्शियस रहता था इससे। और फिर आगे चल के लेखक बताते हैं कि मैं भी मंद गति का हूँ। एक दफ़ा मैं फिल्म जब देखता हूँ तो अपने आप को एक धुंध में पाता हूँ, कन्फ्यूज़न में पाता हूँ, मैं भूल जाता हूँ कि अभी क्या देखा था, फिर क्या देख रहे हैं। इस तरह का यानी कि ये बताता है ये। तो मेन उद्देश्य उसका बताने का ये है कि लोग जो जीवन में इस तरह से भाग रहे हैं और खाली सोच रहे हैं सिर्फ इसका कि किस तरह से हम जल्द से जल्द हर काम को निपटा लें। और ये भी बताते हैं कि आज का तो ये सोच है कि हम यानी कि लंच करें, डाइन करें, यानी कि रात का खाना खाएं लंदन में और न्यूयॉर्क में लंच करें यानी सुबह में। और उस तेज़ गति का जहाज़ भी है जो पहुंचा देगा आपको वहां तुरंत। रात में खाना खाइए, जहाज़ पर बैठिए, उसके बाद चले जाइए। वही इसी के बारे में वो बताए हैं। अब मुख्य उद्देश्य इसका ये है बता दें कि ये कि ऑथर का R.C. हचिनसन का ऑथर R.C. हचिनसन एक ब्रिटिश नॉवेलिस्ट, ये क्या है, एक ब्रिटिश नॉवेलिस्ट है, बॉर्न इन 1907 और 1907 में पैदा हुए हैं, डाइड इन 1975। हिज फेमस वर्क इज़ नॉवेल राइजिंग इन 1977।
1976 में। ये ब्रिटिश नॉवेलिस्ट हैं। वहाँ क्वेश्चन में आएगा कि व्हाट टाइप्स ऑफ आर.सी. हचिंसन, नीचे में यानी ये दिया रहेगा ऑप्शन में, ब्रिटिश नॉवेलिस्ट, आयरिश नॉवेलिस्ट, पेरिस नॉवेलिस्ट, उसमें से आपको चुनना होगा। तो ये सब चीज़ में दिखला दें। अवार्ड में बुकर प्राइज़ 1976 में, और इन्हें 1976 में बुकर प्राइज़ भी मिला था। द चीफ कैरेक्टर इज़ एन एल्डरली कॉर्न मर्चेंट लिव्ड इन आयरिश कंट्री टाउन। जो मुख्य उसमें जो आपके वो स्टोरी में है उसका चुन करके लाया है उसका, और इसी से संबंधित क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे ताकि आप इसका जान लें। अगर अवार्ड से संबंधित रहेगा तो उन्होंने बुकर प्राइज़ इन 1976 में प्राप्त किया था। चीफ कैरेक्टर से संबंधित क्वेश्चन रहे तो चीफ कैरेक्टर इज़ एन एल्डरली कॉर्न मर्चेंट लिव्ड इन आयरिश कंट्री टाउन। वो आयरलैंड में रहता था। वो मेन कैरेक्टर जो है पेस फॉर लिविंग में वो एल्डरली कॉर्न मर्चेंट है। एल्डरली कहते हैं यानी कि 50-60 साल की उम्र का, उसको एल्डरली कहते हैं। कॉर्न मर्चेंट अनाज का व्यापारी था। आयरिश कंट्री टाउन यानी देहात में रहता था, यानी आयरलैंड के वो देहात में रहता था। द ऑथर कैप्चर्स द एगनी ऑफ मॉडर्न मैन। ऑथर यानी लेखक आर.सी. हचिंसन, ये क्या है? कैप्चर्स द एगनी ऑफ मॉडर्न मैन। एगनी कहते हैं दुख को, चिंता को, परेशानी को, एगनी। तो मतलब अपने वो जो लिखा है ऐसे आर.सी. हचिंसन ने, उसने लोगों की आज जो परेशानी है, जो भाग दौड़, उसके बारे में यानी कि अपने सोच को, अपनी बात को केंद्रित किया है मुख्य। द लाइफ स्टाइल ऑफ अ मॉडर्न पीपुल वेरी फास्ट, यानी कि आज का जो लाइफ स्टाइल है, जीवन जीने की जो शैली है लोगों में, बहुत तेज़ गति का। हर लोग को देखिएगा कि सब लोग भाग दौड़ में लगे हुए हैं, किसी को किसी से मिलने की कोई फुर्सत नहीं है। अगर मिलिए भी, अरे भाई हम जा रहे हैं फलाने काम में, अरे भाई हम जा रहे हैं फलाने काम में, यानी कि ठीक से बात भी नहीं कर पाएंगे। तो वही के बारे में उन्होंने प्रकाश डाला। द लाइफ स्टाइल ऑफ मॉडर्न मैन। स्लो थिंकर सफ़र इन द वर्ल्ड। फिर ये भी कहते हैं आर.सी. हचिंसन कि स्लो थिंकर्स यानी कि जिसका सोच धीमी गति का है वो क्या है? सफ़र इन द वर्ल्ड। वो क्या हो जाएगा भाई? बहुत सफ़र करेगा, मतलब उसको परेशानी होगा इस जीवन में। यानी इस चीज़ को वो आर.सी. हचिंसन इस चीज़ को मानते हैं। एंड आर.सी. हचिंसन इवन एडमिट्स or accept that it is very essential for every man to think sharp, otherwise that person would be failed in the life से रनिंग, यानी कि ज़िंदगी का, जीवन की जो दौड़ जो है इसमें वो फेल हो जाएगा, पीछे रह जाएगा, समझे ना। दैट पर्सन वुड लिव लेफ्ट बिहाइंड इन द स्ट्रगल ऑफ हिज लाइफ। वो अपने जीवन के संघर्ष में वो पीछे रह जाएगा अगर वो तेज़ नहीं करता है। तब इसके बारे में तो माना है, स्लो थिंकर सफर इन द मैन हैज़ टू कीप पेस विथ चेंजिंग इन द वर्ल्ड। मैन हैज़ टू कीप पेस, यानी मनुष्य को आज का जो जीवन का जो यानी कि दौड़ जो है उसमें कदम से कदम मिला के चलना है। कीपिंग पेस विद द चेंजिंग इन द वर्ल्ड, यानी कि जो आज जो बदलाव जो हो रहा है, परिवर्तन जो विश्व में हो रहा है, इसके साथ साथ कदम मिला के चलना। नहीं कि हमें भी परिवर्तित अपने आप को करना है, परिवर्तन, समझिए ना। ये इसी चीज़ को ये लेखक कहता है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखिए, इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आशा है, जिसकी संभावना है आने का, ये आएंगे इस प्रकार कि हु हैज़ रिटन द एसे द पेस फॉर लिविंग। अब जैसे यहाँ दिया हुआ है जॉन, हु हैज़ रिटन द एसे द पेस फॉर लिविंग, जॉन लैक्सो, आर.सी. हचिंसन, महादेव वर्मा, सत्यजीत रे। इस तरह के क्वेश्चन आएंगे, 100 आएंगे जो AOMR में देना होगा, यही 50 का। अब इसमें देखिए आंसर हम लिख दिया है कि आर.सी. हचिंसन है इसके लिखने वाले, यानी कि आंसर। अच्छा, सेकंड में है कि आर.सी. हचिंसन डैश ऐसा नहीं क्या है, नॉवेलिस्ट, फ्रेंच है, ब्रिटिश है, चाइनीज़ है, जर्मन है, क्या है? तो आप जान चुके हैं कि ये ब्रिटिश राइटर हैं आर.सी. हचिंसन। अब आया द पेस लिविंग इज़ एन ड्रामा स्टोरी एसे नॉवेल। क्या है? अब ये क्या है भाई? द पेस फॉर लिविंग एसे है, नॉवेल है, समझे ना। तो ये क्या है? एक एसे है, ड्रामा नहीं है, कहानी भी नहीं है, एक एसे है, एक लेख है।
द ऑथर ऑफ द स्टोरी द पेस फॉर लिविंग इंजॉयड गोइंग इन ए कार। अब ये कह रहा है कि द ऑथर ऑफ द स्टोरी यानी कहानी के जो लेखक हैं आर.सी. हचिंसन, समझिए, द पेस फॉर लिविंग इंजॉयड गोइंग इन ए कार एट, यानी इंजॉयड उनको आनंद मिलता है गोइंग इन ए कार, किस कार पर यानी कि जाने का उनको आनंद मिलता है। पहला है 90 माइल्स एन आवर, यानी कि वो कार जो 90 मील 1 घंटे में तय करे, 80 माइल्स एन आवर या 80 माइल्स एन आवर, 60 माइल्स एन आवर, 70 माइल्स एन। अब जो सही है जिसको यानी कि आर.सी. हचिंसन ने उस बुक में लिखा है वही आंसर सही होगा। तो देखिए वहाँ है मतलब आंसर में 90 माइल्स एन आवर। अब उसमें से चुन लेना है 90 माइल्स एन आवर, यानी जवाब यहाँ हम इसका उत्तर लिख दिया है ताकि आपको दुश्वारी नहीं हो, समझिए। और इसके बाद भी आप अपने उस पुस्तक को जो आपको प्रेस्क्राइब है उसको भी देख लीजिए, पढ़ लीजिए, वहाँ आप पाएंगे 90 माइल्स एन आवर, समझिए ना। अब आइए, द राइटर ऑफ द पेस फॉर लिविंग बिलोंग्स टू द ट्राइब ऑफ, द राइटर ऑफ द पेस फॉर लिविंग यानी कि पेस फॉर लिविंग के जो राइटर हैं, लेखक, बिलोंग्स टू द ट्राइब ऑफ, समझिए ना, वो किस यानी के ट्राइब से हैं, समझ गए, यानी किस कम्युनिटी से हैं, समझिए, कहाँ के रहने वाले ट्राइब का, एवरेज थिंकर है, स्लो थिंकर्स है, या फास्ट थिंकर है, गुड थिंकर्स है। तो ये आते हैं स्लो थिंकर्स, इसलिए कि लेखक ने खुद ही इस बात को स्वीकार किया है कि हम स्लो थिंकर हैं भाई, समझ गए, यानी कि बहुत धीमे गति से सोचने वाले, तेज़ गति से हम सोचने वाले नहीं हैं, समझे। तो इसलिए स्लो थिंकर्स इन द पेस फॉर लिविंग आर.सी. हचिंसन डिस्कसेस, कहता है पेस फॉर लिविंग में वो इस बात को प्रकाशित करते हैं, बताते हैं, डिस्कस करते हैं, द हैप्पीनेस ऑफ मैन, यानी इंसान की खुशी को, यानी कि प्रसन्नता को खुशी कर दिया, द एगोनी ऑफ मॉडर्न मैन, या आज के जो आधुनिक युग के पीढ़ियों में यानी कि लोगों में जो परेशानियां उसके बारे में तो आपने तो पढ़ ही चुके हैं कि आजकल के युवा लोगों में सिर्फ परेशानियां ही परेशानियां हैं, यानी कि सब लोग भाग दौड़ में लगे हैं। एगोनी ऑफ मॉडर्न मैन के बारे में बयान किया है, द डिलेमा ऑफ पीपुल, नन ऑफ दिस, सब नहीं होगा, आंसर हो जाएगा द एगोनी ऑफ मॉडर्न मैन, यानी आज के आधुनिक युग के एगोनी के बारे में बताया, यानी उनकी परेशानियों के बारे में बताया है, यही आंसर सही होगा। अब आइए, इन द पेस फॉर लिविंग द ऑथर सॉ ए प्ले इन, आपने पहले ही पढ़ा होगा, आप पुस्तक खोलिएगा तो पहले ही लाइन में लिखा होगा द ऑथर सॉ अ प्ले इन डबलिन, वहाँ लिखा हुआ होगा। तो डबलिन में हुआ था, देखिए यहाँ लिखा हुआ है, डेनमार्क, डबलिन, डेनवर, दिल्ली, समझे न, डेनवर में नहीं हुआ, दिल्ली में नहीं हुआ, डेनमार्क में भी नहीं हुआ, कहाँ हुआ, डबलिन में देखे थे वो, है ना, उस प्ले को डबलिन हो गया 7 का। इस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे आपको, और जिसको OMR पर जवाब देना होगा आपको, इस प्रकार के 100 क्वेश्चन होंगे। तो इसमें से हम कुछ को लिखा है, बताना ये है कि किस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे। अच्छा, हाउ डज द राइटर क्लासीफाई हिमसेल्फ एज ए थिंकर इन द पेस फॉर लिविंग। क्लासीफाई माने वर्गीकरण, समझे न, यानी वर्ग में रखना, यानी राइटर जो लेखक जो है अपने आप को यानी सोचने वालों के लिस्ट में, समझे न, किस वर्ग में रखते हैं, सोचने वाले हैं मगर किस वर्ग में रखते हैं, किस श्रेणी में रखते हैं इन द पेस फॉर लिविंग में। एन इंटेलिजेंट थिंकर, बहुत शार्प गति से सोचने वाले समझते हैं, या स्लो थिंकर समझते हैं, या सोशल थिंकर समझते हैं, समाजी, नन ऑफ दिस, कोई भी नहीं। स्लो थिंकर समझते हैं, वो अपने आप को एक्सेप्ट करता है कि हम स्लो थिंकर हैं, बहुत धीमे गति से सोचने वाले हैं भाई। तो देखिए जवाब हो जाएगा, ये स्लो थिंकर हो जाएगा, समझिए ना। अच्छा, 9th में आइए, द एसे द पेस फॉर लिविंग कैप्चर्स द एगनी ऑफ, कहता है एसे जो लिखा है आर.सी. हचिंसन ने, द पेस फॉर लिविंग कैप्चर्स द एगनी ऑफ, यानी कैप्चर्स, कैप्चर का मन होता है पकड़ना, तो कैप्चर्स द एगनी, यानी एगनी कहते हैं दुख को, पीड़ा को,
यानी कि युवाओं के पीड़ाओं के बारे में यानी कि उनको प्रकाशित किया है, बारे में चिंता उन्होंने व्यक्त किया है, यही ना। तो अब यहाँ लिखता है, क्या लिखता है, ए मॉडर्न मैन, आधुनिक आदमी के बारे में, ए सिक मैन, बीमार आदमी है, पुलिस मैन के बारे में, ए पोस्ट मैन के बारे में, क्या हो जाएगा, ए मॉडर्न मैन, यानी आज के जो आधुनिक युग हैं उनके पीड़ाओं और चिंताओं के बारे में बताते हैं, है ना, यही हो जाएगा मॉडर्न। यानी कि फिर 10वां माजिए, इन द एसे द पेस फॉर लिविंग द कॉर्न मर्चेंट इज। अब इन द एसे, इसी लेख में यानी द पेस फॉर लिविंग में, द कॉर्न मर्चेंट इज डैश, समझे ना, ए में है एन एम्बिशियस मैन, एम्बिशियस माने महत्वाकांक्षी यानी कि आदमी, समझिए ना, एम्बिशियस। एन एंशियस मैन यानी परेशान आदमी, एंशियस कहते हैं परेशान को, परेशान आदमी। एन एडवेंचरस मैन, एडवेंचरस कहते हैं बहादुर, जैसे हिमालय पहाड़ पर कोई चढ़ जाए, समझे ना, उसको एडवेंचरस कहते हैं, यानी खतरे से खेलने वाला, एडवेंचरस मैन। नन ऑफ दिस, इसमें से कोई नहीं, तो किसका हो जाएगा, एंशियस मैन है। एंशियस मैन के बारे में यानी कि बताते हैं, कॉर्न मर्चेंट है, बड़ा एंशियस, एंशियस माने बहुत चिंतित रहता है, चिंता में रहता है हर वक्त, वो है ना। अब आइए 11th में, द पेस फॉर लिविंग द ऑथर सॉ, यानी इस पेस फॉर लिविंग जो टाइटल है, शीर्षक है कहानी का, उसमें ऑथर सॉ यानी लेखक देखता है, सॉ माने देखना, यानी देखा, क्या देखा, ये मूवी कहते हैं सिनेमा को, डांस कहते हैं नाच को, प्ले कहते हैं ड्रामा को, फुटबॉल मैच कहते हैं फुटबॉल मैच को, क्या देखा, तो इसमें आ जाएगा प्ले, समझिए ना, सिनेमा नहीं देखा, प्ले यानी ड्रामा एक देखा उन्होंने, हो जाएगा, उसमें चुन लीजिए। अब फिर आइए, द कॉर्न मर्चेंट्स हार्ट वाज, यानी कि जो अनाज का जो व्यापारी था उसका हार्ट यानी हृदय, दिल, वाज स्ट्रॉन्ग माने बहुत ही मजबूत, शक्तिशाली। साउंड माने स्वस्थ, साउंड माने आवाज़ भी होता है, दोनों होता है, साउंड के माने आवाज़ भी और साउंड के माने स्वस्थ, यानी माई हेल्थ इज साउंड, मतलब है मेरा स्वास्थ्य सही है, ठीक है, समझे ना, साउंड स्लीप, अच्छी नींद, समझिए ना। खैर, तो कहता है कि साउंड, वीक माने कमज़ोर, फास्ट माने बहुत तेज़, तब इसमें क्या हो जाएगा, स्ट्रांग नहीं होगा, साउंड भी नहीं, स्वस्थ भी नहीं था, वीक भी माने कमज़ोर, तो यही हो जाएगा वीक, उसका हार्ट बहुत कमज़ोर था, यानी कमज़ोर दिल का आदमी था, समझिए ना। अब आइए 13 में, हु इज़ स्लो थिंकर, स्लो थिंकर कौन, इसको कई दफ़ा इसमें प्रश्न, मतलब इस बात पर हम लोग दोहराया इसको, स्लो थिंकर। द ऑथर, द कॉर्न मर्चेंट, मॉडर्न मैन, द सर्वेंट, यानी ऑथर है, लेखक है, स्लो थिंकर, उसने इस बात को एडमिट किया, स्वीकार किया कि हम भाई बहुत ही मंद गति से सोचने वाला हूँ, तेज़ शार्प में, यानी कि कुशाग्र मैं नहीं हूँ, बहुत तेज़ देखने वाला। अब आइए, वेयर इज़ डबलिन, डबलिन कहाँ है, समझ गए ना। अब जो है ऑप्शन में है, ए में इन पेरिस में, इन जर्मनी, इन आयरिश, इन लंदन, यानी कि पेरिस में है, जर्मनी में है, आयरिश में है या लंदन में है। डबलिन कहाँ हो जाएगा, इन आयरिश, यानी आयरलैंड में, लंदन से सटा ही हुआ है दोनों, सब तीनों, समझिए ना, आयरलैंड, तो मगर ये डबलिन आयरिश में है, समझिए ना। तो इस प्रकार क्वेश्चन आएंगे, मगर इस प्रकार 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, समझे। जस्ट these type of questions would be asked to you in the examination up to 100 and you will have to give their answer only 50, यानी 85 क्वेश्चन का जवाब देना है, बस ये जानवर किसी प्रकार का आएगा, समझिए ना। अब आइए, द पेस फॉर लिविंग से कुछ क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट है और जिसके संभावना है कि यानी कि पूछे जाएं, आ सकता है ये सब प्रश्न है। वो प्रश्न क्या है, राइट अ फ्यू सेंटेंसेज अबाउट द एल्डरली कॉर्न मर्चेंट, यानी कुछ सेंटेंस में, कुछ वाक्यों में एल्डरली मर्चेंट, जो कॉर्न मर्चेंट है उसके बारे में बताएं। क्या है, देयर वॉज एन एल्डरली कॉर्न मर्चेंट इन ए स्मॉल आयरिश कंट्री टाउन, ही वॉज ए मैन ऑफ मैनी एंग्जाइटीज़, यानी एक था व्यापारी आयरिशलैंड में वहाँ,
और बहुत एंग्जाइटी से परेशानियों में रहता है, बिकॉज हिज नेफ्यू वाज चीटिंग हिम, इसलिए कि उसका भतीजा उसको ठग रहा था। हिज वाइफ हैड द फैंटेस्टिक ओपिनियन ऑफ स्पेंडिंग 10 पाउंड ऑन ए हॉलीडे, और उसकी पत्नी के जो आदत थी, छुट्टी के दिनों में 10 पाउंड खर्च करती थी। इन फैक्ट हिज लाइफ वॉज फुल ऑफ डिस्पेयर इन विच ही अटर्ड ग्रेट क्राई फ्रॉम द हार्ट। और सच्चाई वास्तविकता तो ये है कि वो बेचारा बहुत एंग्शस रहता था, वो कन्फ्यूज़न में रहता था, और कभी कभी तो यानी कि अपने अपने ऐसी बुदबुदाने भी लगता था, समझ गए। ये सब है, वो सब है। तो ये हो गया वो मर्चेंट के बारे में। कॉर्न मर्चेंट के बारे में किस प्रकार का था, 4 लाइन 5 लाइन लिख दीजिए। अब उसके बाद है What are the disadvantages of slow thinkers in the modern world? What are the disadvantages? यानी एडवांटेज के माने होता है लाभ फ़ायदा, और डिसएडवांटेज उसका उल्टा हो गया, एंटोनिम हो गया। मतलब है उससे हानि, यानी क्या नुकसान है उसका भाई। स्लो थिंकर यानी कि हम धीमे गति सोचने से नुकसान क्या है भाई, समझे। स्लो थिंकर मॉडर्न वर्ल्ड और इस आधुनिक युग में अकॉर्डिंग टू R.C. हचिंसन स्लो थिंकर्स हैव टू सफ़र इन द मॉडर्न वर्ल्ड। यानी R.C. हचिंसन के अनुसार, उनके सोच के अनुसार यह है कि स्लो थिंकर्स जो होते हैं, धीमे गति से सोचने वाले, उनको आज की दुनिया में बहुत ही हानि उठाना पड़ता है, बहुत कुछ। बिल्कुल सही है, वही बात सही है। थिंकर्स इन द वर्ल्ड दे कैन नॉट एडजस्ट देयर मेंटल एक्टिविटीज़ टू द रैपिड पेस ऑफ मॉडर्न लाइफ। आज की जो तेज़ गति का जो जीवन है उसमें वो सही से यानी कि सही से रह नहीं पा सकते हैं, उसमें दुश्वारियाँ उनकी होगी, समझे ना बेटा। मोरोवर दे कैन नॉट एडजस्ट देता, सो दे आर टेरिबली हैंडीकैप्ड इन गेटिंग ए लिविंग। इसलिए वो बुरी तरह से हैंडीकैप हो जाते हैं। हैंडीकैप्ड माने अपंग हो जाते हैं, मजबूर हो जाते हैं बेचारे, दूसरे के ऊपर निर्भर करने लगते हैं कि भाई ये काम हमसे नहीं हुआ, समझे ना। दे आर लेफ्ट बिहाइंड इन द रेस फॉर ए गुड जॉब, और फिर वो पीछे रह जाते हैं अच्छे जॉब, अच्छे काम को पाने में वो पीछे रह जाते हैं, उनको नहीं मिल पाता है, समझिए ना। अब आइए, हु वाज द चीफ कैरेक्टर इन द प्ले। अब चीफ कैरेक्टर यानी कि मुख्य जो कैरेक्टर है इस प्ले में, हचिंसन वॉच्ड, जिसको हचिंसन ने यानी कि जो वॉच्ड किया था, जो देखा था प्ले। द चीफ कैरेक्टर वॉज एन एल्डरली कॉर्न मर्चेंट इन ए स्मॉल आयरिश कंट्री टाउन। तो चीफ कैरेक्टर जो था उस प्ले में, ड्रामा में, वो कॉर्न मर्चेंट था, एल्डरली यानी कि ज़्यादा उम्र दराज भी नहीं, यानी 60-65 साल का था वो। द राइटर वॉच द प्ले इन डब्लिन, और राइटर ने उस प्ले को देखा था कहाँ, डब्लिन में देखा था। व्हाट इज़ द राइटर्स ओपिनियन ऑन ट्रेवलिंग फास्ट। और ट्रेवलिंग फास्ट यानी तेज़ी से सफ़र करने में क्या, यानी कि उनका क्या विचार है, राइटर का क्या सोच है। द लाइफ स्टाइल ऑफ मॉडर्न पीपुल हैज़ बिकेम वेरी फास्ट, यानी आज का जो आधुनिक जीवन जो हो गया है लोगों का, यानी कि आधुनिकता जो आ गई है जीवन में, वो जो है सो बहुत ही बदलाव ला दिया है। नाउ वी हैव ग्रेटर फैसिलिटीज़ फॉर रैपिड मूवमेंट। आज हमारी फैसिलिटीज़ है, यानी सहूलियत है, उपलब्ध है हर कुछ तेज़ गति से सफ़र करने के लिए। जैसे राजधानी है, दुरंतो है, हवाई जहाज़ है, जो बहुत तेज़ गति से जो घंटों में पहुंचा देती है, समझिए ना, वो सब फैसिलिटीज़ फॉर रैपिड मूवमेंट। इन मॉडर्न एज फास्ट कार्स, ट्रेन्स एंड एरोप्लेन कैन कैरी अस टू डिफरेंट प्लेसेस। और आज के युग में जो है कार, प्लेन, ये हमको दूसरे जगहों में यानी कि आसानी से कुछ ही क्षणों में, कुछ ही घंटों में पहुंचा दे सकती है। नाउ ए मैन कैन डाइन इन लंदन। अब तो इतनी यानी कि आसान हो गई कि कोई आदमी रात में खाना खाए लंदन में, एंड हैव लंच इन न्यूयॉर्क, और फिर सुबह का नाश्ता यानी कि दोपहर का खाना कहाँ खाए, न्यूयॉर्क में। सोचिए, रात में खाया वहाँ, दोपहर में वहाँ न्यूयॉर्क में खाए। फास्ट ट्रैवल गिव अस सेंस ऑफ ड्रामा एंड एक्साइटमेंट विच आवर एंसेस्टर लैक्ड। और ये फास्ट लिविंग जो है, तेज़ी से रहने का, ये हमें जो है एक उत्साह देता है, खुशी, प्रसन्नता देता है, जिसको हमारे पूर्वज, जो हमारे एंसेस्टर पुरख थे, उनको ये सब चीज़ से उन्हें वंचित रहे थे, उनको ये सब चीज़ें प्राप्त नहीं थी। डिस्क्राइब द राइटर डिसलाइक रैपिड मूवमेंट इन एवरी फील्ड।
अब डिस्क्राइब द राइटर्स डिसलाइक रैपिड मूवमेंट इन एवरी फील्ड, यानी आज जो है जीवन के हर क्षेत्र में जो रैपिड मूवमेंट है, तेज़ गति, उसके बारे में बताइए। अब क्या है आंसर? द राइटर डज नॉट डिसलाइक रैपिड मूवमेंट इन एवरी फील्ड, यानी राइटर लेखक जो है इसको इनकार नहीं करता है, यानी कि डिसलाइक नापसंद नहीं करता है जो रैपिड मूवमेंट है इन एवरी फील्ड, यानी हर जीवन के हर क्षेत्र में जो रैपिड मूवमेंट है इससे वो भागता भी नहीं है, उसको ना भी नहीं कहता है। डिसलाइक ऐसा नहीं कि उसको नापसंद करता है, नापसंद नहीं करता है। ही इंजॉयज गोइंग इन ए कार्ट एट 90 माइल्स एन आवर, इसलिए कि वो इसका आनंद लेना चाहता है, इसको पसंद करता है जो 1 घंटे में 90 माइल जो है चली जाए, 90 माइल, यानी 1 घंटा में पटना, समझे, माइल से। ही इज़ फैसिनेटेड बाई ही इज़ फैसिनेटेड बाई एरोप्लेन से। फैसिनेटेड करते हैं आकर्षित होना, यानी किसी चीज़ को देख करके, यानी फैसिनेटेड बाई एरोप्लेन, वो हवाई जहाज़ को देख करके आकर्षित होते हैं, यानी चाहते हैं कि हम भी हवाई जहाज़ से सफ़र करें, समझे, भ्रमण करें। फ्लाइंग एट अमेजिंग स्पीड, और जो अमेजिंग स्पीड से एकदम हैरान कर देने वाले रफ्तार से, गति से जो चले, यानी 4000 किलोमीटर 1 घंटे में जाए, ऐसे से, यानी कि वो चाहता है। ही डिसलाइक्स रैपिड स्पीड ऑफ मेंटल एक्टिविटीज, लेकिन वो पसंद नहीं करता किस चीज़ को? रैपिड स्पीड ऑफ मेंटल एक्टिविटीज़, यानी दिमागी जो एक्टिविटीज़ है, यानी दिमाग से संबंधित वो एक्टिविटीज़ वो पसंद नहीं करता कि किसमें तेज़ी आए। इट इज़ विच फॉलो द पेस ऑफ मशीन्स, जो अनुसरण करता है, जिस तरह से मशीन तेज़ गति से चलता है उसी तरह से दिमाग को चलाएं, इसको पसंद नहीं करता है राइटर। What enlightenment does the writer seek from his wife? What does it suggest? कहता है कि किस तरह की चीज़ enlightenment राइटर जो है seek from his wife, अपनी पत्नी से वो चाहता है। What does it suggest? क्या बतलाता है about the plight of modern man, आज के आधुनिक युवा के दुख के बारे में वो क्या बताता है? The writer says that when he goes to see a picture, यानी राइटर लेखक कहता है कि जब हम सिनेमा देखने जाते हैं पिक्चर, ही फाइंड्स हिमसेल्फ टोटली कन्फ्यूज, वो अपने आप को पाता है कि एकदम हम उलझन में हैं, टोटली कन्फ्यूज्ड हैं, रिगार्डिंग द मूवमेंट ऑफ कैरेक्टर ऑन द स्क्रीन, और उससे संबंधित जो हम पिक्चर पर, यानी कि स्क्रीन पर जो पिक्चर जो आ रहा है, जैसे हीरो हीरोइन का, उससे हम यानी कि ठीक से पकड़ नहीं पाते हैं, कभी कौन था, इसके बाद कौन आई, अब कौन था, वही बताता है वो, कि हम उससे एकदम कंफ्यूज हो जाते हैं। रिगार्डिंग द मूवमेंट ऑफ कैरेक्टर ऑन द स्क्रीन, ही आस्क हिज वाइफ, तब वो उलझन में पड़ जाता है कि यही हीरोइन थी या यही वो हीरोइन थी, कैसे हम उलझन में पड़ा था। तब फिर मैं क्या करता हूँ कि अपने पत्नी से पूछता हूँ, समझे ना, ही आस्क हिज वाइफ वेदर द गर्ल ही वाज वाचिंग, कि क्या वो लड़की, वेदर द गर्ल ही वाज वाचिंग, कि क्या वो लड़की जिसको हम देख रहे थे इन द सिनेमा वाज द सेम हु वाज एट फर्स्ट, कि वही लड़की है जिसको पहली बार देखा था इसमें, अभी वही है। ये सब इस तरह का कन्फ्यूज़न हो जाता है। अब इसी के साथ ही नाउ आई कंक्लूड आफ्टर टेलिंग यू अबाउट रिगार्डिंग योर सब्जेक्ट, और विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, and whatever question or answer I have already told or put before you, it is important, it can be may be asked by you in the examination commission, यानी जो कुछ भी अभी बताया है इससे द पेस फॉर लिविंग जो आपको पढ़ना है आपके पाठ्यक्रम में है, वो से इम्पोर्टेंट बातें, अब क्वेश्चन भी रखा और ये सब वो संभावित है कि उसमें से आएगा। पेस फॉर लिविंग से हर साल प्रत्येक वर्ष पूछे जाते हैं क्वेश्चन, और ये सब बताया, इसको आप ध्यान में रखते हुए इसको उम्मीद है कि आशा है कि आप इसको याद करेंगे और इसको बार बार दोहराएंगे। धन्यवाद, थैंक यू।